काजल नई नवेली बहू बनकर करुणा के घर आती है। घर में बहुत सारे मेहमान थे। हर कोई दूर दूर से काजल की मुंह दिखाई करवाने के लिए करुणा के घर आता है। और जैसे ही सभी रिश्तेदार बारी बारी करके काजल का घूंघट उठाते हैं, तो करुणा की सहेली बबीता घूंघट उठाती है और काजल को देखकर मन ही मन उसका मजाक बनाने लगती है, क्योंकि काजल दिखने में हेल्दी थी, जिस वजह से वो 23 की उम्र में भी बहुत ही उम्र दराज लगती थी। ये सब देखकर बबीता खुद को रोक नहीं पाती और उनसे कहती है, अरे बाप रे बाप बहू, तू सच में बुढ़िया है। कौन कहेगा कि इसकी उम्र अभी 23 साल है। अरे दिखने में तो 30-35 से कम नहीं लगती। क्यों करुणा, दुनिया में लड़कियों की कमी थी क्या जो तू अपने बेटे के लिए इस बूढ़ी औरत को उठा कर ले आई? अरे मेरी बहू को ऐसे मत बोलो तुम लोग। और वैसे भी मेरी बहू मेरी पसंद की थोड़ी ना है। मेरा बेटा अपनी मर्जी से शादी करके लेके आया है। ये मेरे बेटे को पसंद है। मेरी पसंद होती तो शायद मेरे टक्कर की होती। वैसे सच बोलूं तो ऐसा लग रहा है जैसे तू बहू और ये सास है। बहू से ज्यादा जवान तो सास दिखाई दे रही है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, जो कि समय से पहले ही बूढ़े होते जा रहे हैं। और एक हम हैं, आधी उम्र होने के बावजूद कितने जवान दिखाई देते हैं। अपनी बेइज्जती होता देख काजल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और काजल बबीता को सुनाते हुए कहती है, सही कहा आंटी जी आपने। आप लोगों की उम्र आधी हो चुकी है और इस उम्र में भी आप लोग काफी यंग दिखते हैं। वैसे भले ही आपकी उम्र आधी हो गई हो और आप मुझसे कई ज्यादा बड़ी हो, लेकिन आपकी अक्ल तो वही छोटी की छोटी रह गई है। आपको किसी ने ये नहीं सिखाया क्या कि हमें कभी भी किसी को बुरा फील नहीं करवाना चाहिए? लेकिन आप तो बुढ़ापे में भी ऐसे बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। अरे रहने दे बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ शायद तुम्हें मेरी सहेली की तारीफ हजम नहीं हो रही है। मैंने अपनी सहेली की तारीफ क्या कर दी, तुमसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुम मुझे छोटी अकल वाली बात सिखा रही हो। वैसे सच्चाई तो यही है कि मेरी सहेली तुमसे लाख गुना सुंदर और जवान है। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गए तुम इन लोगों के। लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर करुणा को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन बेचारी काजल का मुंह बन चुका था। ऐसे ही थोड़ी देर बाद काजल अपने कमरे में जाती है, जहां उसका पति मोहित होता है और वो अपनी बीवी को बड़े ही प्यार से देख रहा था। तभी काजल को गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है, मोहित, कैसे घर वाले हैं तुम्हारे? अरे हमें कभी किसी की सुंदरता को लेकर या फिर उसके शरीर को लेकर उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। पर नहीं, पहले दिन ही तुम्हारे रिश्तेदारों ने मेरा बहुत गंदा मजाक बनाया है। ऊपर से तुम्हारी माँ को तो बहुत मजा आ रहा था ये सब सुनने में, क्योंकि तुम्हारी माँ को लोग जवान बता रहे थे। ये सुनकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। अरे वो सास है मेरी, और सास माँ होती है, तो एक माँ अपनी बेटी की बेइज्जती पर कैसे हंस सकती है? अरे यार, तुम लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। हमारी सुहागरात है तो तुम ना इस पे फोकस करो। ये सब तो लगा रहता है। अरे बस करो तुम्हें इन सब से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता भाई। बहुत बेइज्जती हुई है, लेकिन तुम्हारा क्या है? ना तो तुम मुझे कुछ बोल सकते हो और ना मेरे लिए कुछ कर सकते हो। अरे यार, बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है ना, लोगों का काम होता है बोलना, तो वो बोलते हैं। अरे मुझे लोगों से मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने क्या किया है? उन्होंने भी तो उनका साथ दिया ना। दोनों के बीच कहासुनी हो ही रही थी कि तभी सास वहाँ पर आती है और सास अपनी बहू से कहती है, काजल बेटा, वो मैं यहाँ आई थी क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि थोड़ी सी पूजा पाठ भी करनी है और ऊपर से तो रसोई का सारा काम भी करना है। ठीक है सासू माँ। इतना बोलकर सास चली जाती है। अगले दिन काजल की रसोई। काजल अकेले ही पूजा से लेकर रसोई का सारा काम खुद कर लेती है। थोड़ी ही देर में सभी रिश्तेदार भी आ जाते हैं। काजल सभी को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद हर कोई काजल की तारीफ करने लग जाता है। अरे वाह काजल बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। इतना टेस्टी खाना बनाती है तू। और भले ही तेरी मुंह दिखाई पर कुछ लोगों ने तेरी बेइज्जती की हो, पर मैं तो तारीफ कर रही हूँ। अरे सुंदरता का क्या है, वो आज नहीं तो कल ढल ही जानी है, पर इंसान के हाथों में जो गुण है ना, वो हमेशा उसके साथ ही रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, वरना इस दुनिया में बेवकूफों की कोई कमी नहीं है। आपने मुझे अंदर से परखा है। सच कहा है किसी ने, हीरे की परख सिर्फ एक जौहरी ही कर सकता है। हाँ बेटा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। इस दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है, जो छोटी मोटी चीजों को देखकर अपनी टिप्पणियां देना शुरू कर देते हैं, पर उन्हें नहीं पता जीवन में आखिर किन चीजों का मोल है। ये सुनकर करुणा की दोस्त बबीता और करुणा दोनों का ही मुंह बन जाता है और वो दोनों गुस्से में बोलती हैं, लगता है काजल बहू ने मेरी बातों कुछ ज्यादा ही दिल से ले लिया।
तभी तो अभी तक ये अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाई है। अरे बबीता, इसे ना मुझसे जलन होती है क्योंकि मैं इसके आगे काफी यंग लगती हूँ, इसलिए आज इसने जानबूझ के इतना टेस्टी खाना बनाया है ताकि लोग इसकी बातों में आ जाएं। अरे बस करो करुणा, लोगों का तो काम है बोलना, पर तुम तो काजल की सास होना और एक सास माँ समान होती है, और तुम एक माँ होने के बावजूद भी अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। अरे सुंदरता का क्या है, वो तो आज नहीं कल अपने आप ढल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम जीवन भर ऐसी ही रहोगी? 50 की उम्र हो चुकी है तुम्हारी। आज के टाइम पर इंसान कितना ही जीता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। रिश्तेदारों के जाते ही करुणा अपने कमरे में आकर शीशे के पास बैठी हुई खुद को निहार रही और वो ये भूल जाती है कि कमरे का दरवाजा बंद है या नहीं। इसका पूरा ध्यान खुद पर ही था और कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तभी करुणा अपने सिर के सफेद बालों को निहारने लगती है और टिश्यू पेपर से अपने चेहरे का सारा मेकअप हटाते हुए कहती है, अब मैं क्या बताऊं मेरी खूबसूरती का राज क्या है, क्यों मैं इतनी सुंदर दिखाई देती हूँ? क्योंकि मैं 24 घंटे मेकअप में रहती हूँ। और ये जो मेरे सर पे बाल है ना, ये काले इसलिए हैं क्योंकि मैंने इनमें डाई करवा रखा है, क्योंकि मुझे बुढ़ापे से बहुत डर लगता है और लोग मुझे देख के मेरा मजाक न बनाए, इसलिए मैं हमेशा मेकअप करवा के रखती हूँ और फिट रहती हूँ। रोज डेली जिम जाती हूँ ताकि मेरा शरीर कमजोर ना पड़े। अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए महंगे महंगे मेकअप करवाती हूँ। तभी वहाँ पर मोहित और काजल आ जाते हैं, जिसके बाद काजल अपनी सास को उसकी सच्चाई के साथ देख लेती है और उनसे कहती है, अच्छा तो ये बात है सासू माँ, मतलब लोगों को धोखा देने के लिए अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा है। सच बताऊँ सासू माँ, तो आप वैसे भी बहुत खूबसूरत हो। दुनिया की झूठी मोटी तारीफ आपके लिए आपको खुद को बना कर रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जो लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं करते होंगे क्या? पर आप उनकी वजह से अपनी असली पहचान को छुपा रही हैं। काजल बिल्कुल सही कह रही है माँ, जैसे हम है ना हमें वैसे ही रहना चाहिए। सासू माँ, हमने अपने बचपन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए, हमने उसे भी एंजॉय किया। अब शादी हो गई, शादी वाली लाइफ भी हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद बुढ़ापा आता है, आप लोग बुढ़ापे को भी अच्छे से एंजॉय करो ना, उसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। पर मुझे ऐसा लगा था जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो तुम मेरा मजाक बनाओगे, लेकिन तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं हो। मुझे माफ कर दो बहू, ना जाने मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा है और उस दिन भी सबके साथ मिलकर तुम्हारी बेइज्जती करी। तुम तो बहुत अच्छी हो, मेरी सच्चाई जानने के बावजूद भी मेरा मजाक नहीं बनाया तुमने। सासू माँ, आप मेरी माँ हो और मैं अपनी माँ का मजाक कभी नहीं बना सकती, और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इस तरह सास और बहू एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। नीति अभी अभी शादी करके अपने ससुराल जनकपुर आई थी। वहाँ वो अपनी सास, पति और ननद के साथ रहा करती। नीति बहुत ही मेहनती और संस्कारी बहू थी। ऐसे ही एक दिन नीति अपनी सास सुनीता से कहती है, माँ जी, रक्षाबंधन आ रहा है, मुझे राखी की खरीदारी करनी है। आपको मामा जी के लिए राखी नहीं लेनी क्या? अरे बहू, खरीदारी तो करनी है, लेकिन इस उम्र में मैं कहाँ कहाँ भटकूं राखी के लिए। उससे अच्छा है कि तू और जिया चली जा और मेरे लिए भी राखी ले आई हो। माँ जी आप भी चलो ना, बहुत मजा आएगा रक्षाबंधन की खरीदारी करने में। वैसे भी मेरी शादी के बाद पहली राखी है, मैं इसे बहुत अच्छे से मनाना चाहती हूँ। हाँ तो तेरी पहली राखी है और बहुत स्पेशल होनी चाहिए। ऐसा करते हैं, तू भी अपने भाई को बुलवा ले। हाँ माँ जी, ये बेस्ट आइडिया है। क्या बात है माँ जी, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। रक्षाबंधन के दिन सभी के भाई यहाँ होंगे, बहुत मजा आएगा। हाय, मेरी बहू की खुशियों को किसी की नजर न लगे। चल बहू, बाजार चलते हैं, जिया को भी बुलवा ले, अपने भाई के लिए खुद राखी पसंद कर लेगी। ठीक है माँ जी, मैं तैयार होकर आती हूँ, आप भी रेडी हो जाइए और जिया को भी आवाज लगा देती हूँ। नीति जिया को रेडी होने को कहकर खुद भी तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद घर से महिलाओं की टोली बाजार की तरफ जाने के लिए निकलती है। तभी सुनीता की पड़ोसन कमला उसे रास्ते में रोकते हुए कहती है, क्या बात है सुनीता बहन, कहाँ चली बहू और बेटी के साथ? बुरा न मानो तो मैं भी चलूं। नहीं, आप नहीं चल सकती कमला चाची, क्योंकि आपने अभी तक नए कपड़े नहीं पहने और हम बाजार जा रहे हैं, ना ही किसी रिश्तेदार के घर खाने। धत पागल, कुछ भी चपड़ चपड़ बोलती है। एक बार शादी हो गई ना, बोलती बंद हो जाएगी ससुराल वालों के सामने। सच्ची चाची, शादी के बाद ज्यादा बोलने वाले की जुबान बंद हो जाती है क्या? हाँ बेटा, ज्यादा बोलने वालों की एक नहीं चलती।
इसलिए अपना मुंह बंद करके रखना पड़ता है और मुंह में ताला लग जाता है, मतलब जुबान बंद हो जाती है। अगर ऐसा है तो आज तक आपकी जुबान क्यों नहीं बंद हुई या मुंह में ताला क्यों नहीं लगा? अगर आपके नहीं लगा तो हमारे कैसे लग जाएगा? जिया, बड़ों से ऐसे बात कौन करता है? बेशरम, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बात करने की तमीज नहीं है। कमला बहन, मुझे माफ करना, इसने अनजाने में बोल दिया जो भी बोला। कोई बात नहीं सुनीता बहन, मुझसे ही कहा। मैं तो बात का बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन हर कोई मुझ जैसा अच्छा नहीं होता जो अपनी बेइज्जती पर कुछ ना कहे। जिया, आंटी को सॉरी बोलो, तुम्हारी वजह से उनको कितना बुरा लगा होगा। सारा मूड खराब कर दिया इस लड़की ने। सॉरी बोलो और चलो जल्दी बाजार, वहाँ से लौट कर भी तो आकर खाना बनाना है। जिया कमला को सॉरी बोलती है और तीनों रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद जिया और नीति दोनों राखी देख रहे होते हैं। तभी जिया राखी बेचने वाले से कहती है, भैया इस डिजाइन में दूसरा कलर दिखाइए ना, मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, उसी कलर में दीजिए। हाय राम, ये लड़की कितनी पागल है, अब इसको पिंक कलर की राखी चाहिए। हाँ माँ, मालूम है भाई के लिए है, लेकिन मुझे पिंक कलर पसंद है तो भाई को भी पसंद आएगा ना। कोई बात नहीं माँ जी, उसको अपनी पसंद की राखी लेने दीजिए। मैंने भी अपनी ही पसंद की राखी ली है। अब कुछ गिफ्ट्स ले लेते हैं अपने अपने भाइयों के लिए। हाँ, गिफ्ट ले लेना। मैं क्या लूँ अपने भैया के लिए, तुम दोनों ही मिलकर देख लेना कुछ। माँ, क्या हम मामा जी के लिए फोन ले ले? उनके पास है भी नहीं। जब भी बात करनी होती है हमें तो वो किसी और के फोन से ही बात करते हैं हमसे। सुनीता और नीति को जिया का फोन लेने का आइडिया बहुत ही पसंद आता है और तीनों अपने अपने भाइयों के लिए गिफ्ट लेकर जैसे ही जाने लगते हैं तो अचानक से तेज बारिश होने लगती है। बारिश में तीनों बहुत भीग जाते हैं और ऐसे ही भीगते और मस्ती करते हुए घर पहुंचते हैं। तभी नीति का पति युग उन्हें देखकर कहता है, आप सभी इतनी बारिश में कहां से भीगते हुए आ रहे हो? मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं लेने आ जाता, कुछ देर रुक ही जाती। बारिश में भीगना जरूरी था क्या? क्या बेवकूफ है, दिख नहीं रहा है कितने भीगे हुए हैं हम। मैंने तो नहीं कहा इतनी बारिश में भीगने को, आप सभी अपनी मर्जी से भीग कर आए हैं। जाइए अब जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। भैया पकोड़े भी बना दो, बारिश के मौसम में चाय पकोड़े के साथ खाने का अलग ही मजा है। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? आपको भी तो पकोड़े बहुत पसंद है। हाँ, मुझे पसंद है। हाँ जी। वाह, आप लोगों का बारिश में भीगना सफल हुआ। क्यों, हो गई ना सर्दी? जल्दी आओ और कपड़े बदल लो जल्दी से। नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर देता हूँ। चल बहू जल्दी चल, बहुत कांप रही है तू, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सर्दी कुछ ज्यादा ही लग गई है तुझे। सभी जल्दी से जाकर कपड़े बदल लेते हैं और दूसरी तरफ युग सबके लिए चाय और नीति के लिए काढ़ा लेकर आता है। सभी लोग चाय और काढ़ा पीकर बातें करने लगते हैं। तभी नीति को ठंड लगती है। माँ जी, युग जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। यहाँ मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अचानक तुझे कैसे ठंड लगने लगी? बारिश में भीगने की वजह से? कहीं तुझे बुखार तो नहीं आ गया? युग देख जरा, बुखार तो नहीं है बहू को? नहीं माँ जी, मुझे बुखार नहीं है, लेकिन बहुत ठंड लग रही है अचानक से, वो भी कपकपी सी होने लगी है मुझे। युग, बहू को कमरे में ले जा और जाकर गर्म कम्बल निकाल दे, ताकि बहू कम्बल ओढ़कर थोड़ा आराम कर ले। ठीक है माँ, मैं अभी कम्बल निकालता हूँ। चलो नीति, तुम आराम करो, बाकी का मैं देख लूंगा। ठीक है बहू, तो आराम कर ले, ठीक लगे तो खाना खाने आ जाना। जिया, खाना बना ले। माँ, मुझे खाना बनाना कहाँ आता है, जाओ आप खुद बना लो, मुझे नहीं बनाना खाना वाना। नीति आराम करने अपने रूम में चली जाती है और सुनीता भी खाना बनाकर तैयार रखती है। कुछ समय बाद जब सुनीता नीति के कमरे में जाती है और देखती है नीति 4 गर्म कंबल ओढ़कर सो रही है और उसे देखकर सुनीता युग को आवाज लगाती है। तभी युग वहाँ जल्दी से आता है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे लगा आप गिर गई, हड्डी वड्डी टूट गई होगी आपकी कहीं। पागल, मैं क्यों गिरने लगी? और अगर गिर जाती तो उठ भी तो जाती। जाकर देख अपनी बीवी को, क्या हाल हो रखा है उसका बेचारी का। क्यों, क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? सारे सवाल यहीं पूछेगा या फिर अंदर जाकर भी देखेगा अपनी बीवी को? मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना चाहिए। माँ, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ।
पहले देख लूं नीति की तबीयत को हुआ क्या है आखिर। बेटा कल रक्षाबंधन है और बहू बीमार हो गई है। कितने अरमान से उसने अपने भाई के लिए राखी खरीदी थी। शादी के बाद उसकी पहली राखी थी और देखो रक्षाबंधन पर बीमार बहू, तो कैसे चलेगा। कोई बात नहीं माँ, तबीयत सही हो जाएगी तो रक्षाबंधन बाद में मना लेंगे, लेकिन अभी मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। युग सुनीता और जिया नीति को लेकर अस्पताल पहुंचता है। तभी डॉक्टर कहता है, बहुत अच्छा किया आपने जो आप इन्हें यहाँ ले आए। डेंगू बहुत फैल रहा है। चलो अब आ ही गए हैं तो मैं इनके सारे टेस्ट कर देता हूँ। लेकिन डॉक्टर, ये शाम तक बिल्कुल ठीक तो थी और अचानक से ऐसी हालत, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम टेस्ट करके बताते हैं और आपको बताते हैं आखिर इनकी हालत अचानक कैसे खराब हो गई। डॉक्टर नीति का चेकअप करते हैं और टेस्ट में डेंगू ही निकलता है। ऐसे ही अगली सुबह जिया और सुनीता अपने भाइयों को राखी बांधती है, तो वहीं नीति भी अपने भाई को अस्पताल में ही राखी बांधती है। तो ऐसे रक्षाबंधन पर वो बीमार हो जाती है। हरिया और गोपाल दो भाई थे। हरिया बहुत सीधा साधा था, वहीं गोपाल बहुत चालाक, जिसके चलते अपनी माँ बाप के जाने के बाद गोपाल ने सब कुछ अपने नाम करवाकर अपने छोटे भाई हरिया को घर से बाहर निकाल दिया था। जहां गोपाल ऐसे आराम की जिंदगी बिता रहा था, वहीं हरिया अपने ही खेतों में मजदूरी करके गरीबी में दिन काट रहा था। एक दिन वो खेतों से काम करके घर लौटता है। तभी उसकी पत्नी गीता कहती है, आ गए जी आप, पानी लाऊं आपके लिए? हाँ हाँ ले आओ, आज वैसे भी बहुत धूप थी, काम करने का मन नहीं कर रहा था खेतों में। तो घर चले आते, किसी ने जबरदस्ती काम करने को थोड़ी ना बोला था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज खेतों की जुताई बहुत जरूरी थी, वरना हमारी फसल अच्छी नहीं होती। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे उन फसलों को बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो आपको ही मिलेंगे। मिलना तो सब जेठ जी को ही है। हाँ हाँ ठीक है, अब ताने मत मारो, जाकर मेरे लिए ना पानी लेके आ जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। पता है मुझे कि आप अपने भाई की बुराई या उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते हैं। मैं तो कहती हूँ उनकी फोटो को मंदिर में लगाकर पूजा करना शुरू कर दो। गीता इतना कहकर रसोई में चली जाती है और हरिया के लिए ग्लास में पानी लेकर आती है। ये पानी कितना गर्म है, ठंडा पानी नहीं मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, फ्रिज में बोतल लगाई है, थोड़ी देर में ठंडा होते ही देती हूँ। ताना क्यों मार रही हो तुम? जब फ्रिज हमारे घर में है ही नहीं तो फिर बोतल किस में लगाओगी तुम? मैं तो घड़े की बात कर रहा था, घड़े का पानी दे दो, अरे वो भी ठंडा होता है। घड़ा भी नहीं है, आज सुबह काम करते हुए मुझसे टूट गया। अब आपको ठंडा पानी पीने के लिए घड़ा लाना पड़ेगा। क्या किया तुमने? आज फिर नुकसान कर दिया। आए दिन कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो तुम। बेवजह घरे का खर्चा बढ़ा दिया, अब भैया के पास जाके पैसे मांगने पड़ेंगे। हरिया अपने भाई गोपाल के घर जाता है और अपनी मजदूरी की मांग करता है। भैया हो सके तो मुझे आज दिहाड़ी दे दो, मुझे कुछ सामान लेने जाना है घर का। क्या लाना है बताओ। भैया वो बात ये है ना कि आज गीता से पानी का घड़ा टूट गया, और आप तो जानते हैं कि गर्मी कितनी हो रही है, और इतनी गर्मी में बिना घड़े का पानी पिए हम कैसे रह पाएंगे। बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम्हें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो पैसे तुम मुझे दे दो और ये लो भंडार घर की चाबी, वहाँ 2-3 मटके रखे हैं, जो पसंद आए वो ले जाओ। भैया आप सच कह रहे हो? हाँ भाई मैं सच बोल रहा हूँ, अब इतना भी छोटा नहीं है मेरा दिल। भैया आप कितने अच्छे हैं। गीता बिना बात के ना आपसे नाराज रहती है। मैं अभी मटका लेकर जाता हूँ, फिर गीता को दिखाऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। हरिया चाबी लेकर भंडार घर जाता है और वहां से मटका लेकर अपने घर आ जाता है। मटका देखकर गीता हैरान हो जाती है, क्योंकि उस मटके में आंख और मुंह बना हुआ था, जिसे देखकर वो कहती है, आप ये क्या उठा लाए? जवानी में आंखें कमजोर हो गई है क्या तुम्हारी? अरे दिखाई नहीं दे रहा, मटका लेके आया हूँ। अब हम ना रोज ठंडा पानी पियेंगे। ठंडा पानी तो जब पियेंगे ना जब इसमें पानी रुकेगा। ये देखो, इसमें किसी ने कलाकारी करके आंख मुंह बनाया हुआ है। गीता जैसे ही मटका घुमाकर हरिया को दिखाने चलती है, तो वो आंख और मुंह मटके से गायब हो जाता है। लगता है तुमने भांग खा रखी है। अरे इसमें कहाँ आंख मुंह है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है।
अरे तुम ना अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, जाकर ना इसमें पानी भर के रख दो। और हाँ, ये सब फालतू बातें छोड़ दो। और छोड़ो यार, तुम क्या रखोगी, मैं ही रख देता हूँ। सुनिए, वो मटका वापस कर दीजिए, पानी नहीं रुकेगा उसमें, बिना बात के पानी गिर जाएगा और गांव का कुआं बहुत दूर है, मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी, देख लेना। हाँ। गीता के मना करने के बाद भी हरिया उसमें पानी भर देता है और थोड़ी देर बाद जब वो मटके से पानी निकालने जाता है तो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होती। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले इसमें पानी भरा था। क्या हुआ जी, पी लिया ठंडा पानी? नहीं गीता, इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो पीऊंगा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है, पानी तो इन्होंने मेरे सामने ही भरा था। कुछ तो बात है इस मटके में, पहले पानी ना टपकना, फिर पानी गायब होना, मटके में मुंह आँख होना, कोई तो बात जरूर है। अब तुम क्या सोचने लग गई हो? कुछ नहीं चल रहा, खाना खा लीजिए। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। दिन बीतते रहते हैं। एक रोज गीता रात को अकेली सो रही होती है, तभी उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बहू, मेरी बात सुन, मुझे यहाँ से आजाद कर दे। कौन बोल रहा है? बहू, मैं तेरी सास हूँ, मुझे इस मटके से बाहर निकाल, मुझे मेरी सही जगह पहुँचा दे। आवाज सुनकर गीता इधर उधर सर घुमाती है। तभी उसकी नजर मटके पर जाती है, जो कि बात कर रहा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। ये मेरे पति कौन सी मुसीबत उठा लाए हैं? ये कैसा जादुई मटका है जो बोलता है? देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी सास को मेरे जमाना हो गया है, तुम पक्का कोई चुड़ैल हो जो मुझे डराने आई हो। नहीं नहीं बहू, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तेरी सास हूँ, तू एक बार मेरी बात सुन ले। बोलिए, क्या बोलना है आपको? ये मटका कोई आम मटका नहीं है, ये हमारे पूर्वजों को अपनी जमीन में गड़ा हुआ मिला था। जब उन्होंने घर बनवाने के लिए खुदाई करवाना शुरू किया था, इससे वो लोग गरीबों की मदद करते थे। जो गलत नियत से इस मटके को छूता, उसे इसमें राख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मटके के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आप इस मटके में कैसे आई? मैं ये राज तेरे जेठ को बताने जा रही थी, तभी मैंने उसे किसी से बात करते सुना कि वो सारा खजाना मिलते ही गरीबों की मदद करने की जगह उन्हें बेचकर खुद मुनाफा कमाएगा। सच्चाई जानने के बाद मैंने गोपाल को ये राज बताने से मना कर दिया, जिसके चलते उसने मुझे मार डाला। और इस बात से अनजान कि पूर्वजों से मिला खजाना इसी मटके के अंदर है, वो मेरी अस्थियों को इसमें कैद कर चुका था, ताकि मैं जिंदगी भर तड़पती रहूं, जैसे वो खजाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? माना जेठ जी पैसे के लालची हैं, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं कि वो अपनी सगी माँ की जान ले सकते हैं? मैं उसकी सगी नहीं, सौतेली माँ हूँ। मेरे साथ ये राज भी चला गया। अब अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास ना हो, तो अपने पति को अपनी कसम देकर पूछियो ये सारी सच्चाई, तब तुझे विश्वास हो जाएगा। मुझे याद करके इस मटके में हाथ डालना, तुम्हें मेरी अस्थियां मिल जाएंगी। तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दिला सकती हो। उस समय बाद सुबह हो जाती है। हरिया के आते ही वो उसका हाथ अपने सर पर रखती है और अपने जेठ और अपनी सास के रिश्ते के बारे में पूछती है, जिस पर हरिया उसे सच बता देता है, जिसे उसे यकीन हो जाता है कि उसकी सास सब कुछ सच बोल रही थी। जिसके बाद वो हरिया को रात की सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर हरिया के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये मटका एक जादुई मटका है, लेकिन मुझे ना तो माँ की आवाज सुनाई दे रही है, ना दिखाई दे रही है। जो चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है वो मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रही? हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि आप
अपने बड़े भैया पर खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। कहीं आप उन्हें सब बता ना दे। शायद तुम सही कह रही हो। भैया ने सिर्फ धन दौलत के मामले में ही नहीं, अपने रिश्तों में भी धोखा दिया है। लेकिन मैं अपनी माँ को मुक्ति दिलाऊंगा। आप सही कह रहे हैं। गीता अपनी सास को याद करके जैसे ही उस जादुई मटके में हाथ डालती है, उसे उसकी सास की अस्थियां मिल जाती है, जिसके बाद दोनों उसे ले जाकर गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। और जब घर आकर देखते हैं तो पूरा मटका सोने चांदी से भरा होता है, जिससे वो अपनी परेशानियां दूर करने के साथ साथ गांव की गरीबी को दूर करने में भी मदद करते हैं। कुछ समय में हरिया अपने खुद के खेत, बड़ा घर, सब कुछ ले लेता है। गोपाल को जब ये सब चीजें पता चलती हैं तो वो हरिया के पास आता है। जब से तुम मेरे घर से वो मटका लेकर आए हो, मानो तुम्हारे हाथ खजाना लग गया हो। जिनको खुद खाने को नसीब नहीं होता था, अब वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। मुझे मेरा मटका वापस कर दो। भैया आपका वो मटका वापस नहीं करेंगे। मैं वो मटका लेकर ही जाऊंगा, वरना तुम सच सच बताओ कि इस मटके का क्या राज है। कभी नहीं, हम आपको कभी कुछ नहीं बता सकते। हरिया की बात सुनकर गोपाल मटका लेकर भाग जाता है। हरिया और गीता भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। भागते हुए उसका पैर मुड़ जाता है और उसका सर जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे गोपाल की मौत हो जाती है और गरीब के जादुई मटके का राज ही रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।